नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वर्धन यानी कि पुष्यभीति वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम हर्षवर्धन, हर्ष की दिग्विजय, हर्ष का साम्राज्य विस्तार, उसका शासन प्रबंध जिसमें केंद्रीय शासन, न्याय विभाग, राजस्व विभाग, सेना व पुलिस विभाग, सार्वजनिक कार्य विभाग, प्रांतीय शासन जिसमें प्रांतीय शासन, फिर ग्राम शासन, फिर शासन का स्वरूप, समीपस्थ एवं दूरस्थ शासकों के प्रति व्यवहार, हर्ष की मृत्यु और उसका परिणाम, फिर हर्ष का व्यक्तित्व मूल्यांकन जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है हर्ष का धर्म, कन्नौज का सम्मेलन, प्रयाग की सभा, धार्मिक नीति और हर्ष की साहित्यिक अभिरुचि। इन सब बिंदुओं का हमें वर्धन वंश के तहत अध्ययन करना है। वर्धन वंश यानी पुष्यभीति वंश गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पुनः राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो गई। यानी कि जब गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ तो वो एक विशाल साम्राज्य था। उसके बाद में जब उसका पतन हो जाता है तो उसके बाद में संपूर्ण भारत यानी उत्तरी भारत में वापस वर्चस्व स्थापित वर्धन वंश ने स्थापित किया था। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतनोन्मुख हो चुका था तथा प्रांतीय शासक अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रतीक्षा में बैठे थे। स्कंदगुप्त के मरते ही सौराष्ट्र के में मैत्रकों ने गुप्तों के विरुद्ध विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यद्यपि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने अपने वंश की गरिमा को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, तथापि विघटनात्मक प्रवृत्ति को नहीं दबाया जा सका। शक्तिशाली सार्वभौम सत्ता के अभाव में महत्वाकांक्षी लोगों ने छोटे छोटे विभिन्न राजवंशों की स्थापना करना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में देश में राजनीतिक अराजकता और अशांति फैल गई। ऐसे समय में 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर एक महान विभूति का आविर्भाव हुआ, जिसने अपनी युद्ध कौशल एवं नीति पटुता के द्वारा देश में पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया और काफी अंशों तक उसमें वे सफल भी रहा। वे पराक्रमी व्यक्ति पुष्यभीति वंश का हर्षवर्धन था, जो थानेश्वर का शासक था। पुष्यभीति वंश का परिचय मंजूश्री मूल कल्प नामक बौद्ध ग्रंथ में पुष्यभीति वंश को मूलतः वैश्य वर्ण का बतलाया गया है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में कन्नौज के शासक शीलादित्य यानी हर्षवर्धन को फीसे यानी वैश्य जाति का बताया है। कनिंगम मौर्य ने भी इसे वैश्य जाति का स्वीकार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजपद प्राप्त करने के बाद पुष्यभीति वंश ने क्षत्रिय पद प्राप्त कर लिया। बाण के हर चरित्र से ज्ञात होता है कि इस राजवंश का संस्थापक पुष्यभीति नामक राजा था, जो शिव का अनन्य भक्त था। इसने श्रीकंठ यानी पूरी पंजाब में थानेश्वर में अपना राज्य स्थापित किया था। पुष्यभीति के बाद अन्य कितने शासक थानेश्वर की गद्दी पर बैठे, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार यह गुप्तों के अधीन कोई सामंत था तथा गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर पुष्यभीतियों ने अपनी राजनीतिक शक्ति की स्थापना कर ली थी। हर्ष के बांसखेड़ा ताम्रपत्र, सोनपत के ताम्र मुहर, नालंदा से प्राप्त मुहर और मधुबन अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष के राजारोहण के पूर्व 5 राजाओं ने थानेश्वर पर शासन किया था, जिनका क्रम से उल्लेख मिलता है। इस क्रमिक उल्लेख में सर्वप्रथम नरवर्धन का नाम आता है, जो 5वीं सदी के अंत तथा 6ठी सदी के आरंभ में हूण संघर्ष काल में हुआ था। उसके राजा महासेन गुप्त की भगिनी महासेन गुप्त देवी के साथ विवाह के कारण प्रसिद्ध है। इससे ये परिलक्षित होता है कि थानेश्वर राजवंश का उत्तरकालीन गुप्त नरेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित था। आदित्य वर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन का उल्लेख मिलता है।
प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का प्रथम शक्तिशाली राजा था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इससे ज्ञात होता है कि थानेश्वर का वंश प्रारंभ में किसी सार्वभौम सत्ता के अधीन रहा होगा और प्रभाकर वर्धन के समय गुप्तों की क्षीण शक्ति से लाभ उठाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया होगा। इसके बाद में बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित में लिखा है कि प्रभाकर वर्धन हूण रूपी हिरण के लिए सिंह, सिंधु राज के लिए ज्वर, गांधार राज रूपी मदगंधी हाथी के लिए घातक महामारी, गोजर देश की निद्रा को भंग करने वाला, लाटों की पटुता को अपहरण करने वाला और मालव देश रूपी लता की शोभा को नष्ट करने वाला परशु था। बाण का यह कथन इतिहास के कितना निकट है ये नहीं कहा जा सकता। संभव है प्रभाकर वर्धन को अपनी रक्षा के लिए हूण, सेंधव, गुर्जर, गांधार, लाड़, दक्षिणी भारत आदि पड़ोसी एवं दूरस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ा हो और इन राज्यों पर अपना सैनिक आतंक स्थापित कर लिया हो। हवनसांग के अनुसार थानेश्वर राज्य की परिधि 1200 मील से अधिक नहीं थी। उत्तर पश्चिम में पंजाब के हूण प्रदेशों पर इसकी सीमा परिमित थी और उत्तर में पहाड़ों द्वारा, पूर्व में इसकी सीमाएं कन्नौज के मोखरी राज्य की सीमा से लगी हुई थी। पश्चिम तथा दक्षिण में इसका अधिकार पंजाब के कुछ भागों तथा राजपूताना के मरु प्रदेश पर था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती देवी से 3 संतानें उत्पन्न हुई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन ने अंतर राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी राजकुमारी राज्यश्री का विवाह कान्यकुब्ज कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ किया, जिससे दोनों राजकुलों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया और जिसका थानेश्वर के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके जीवन के अंतिम दिनों में हूणों ने सीमांत पर आक्रमण किया, जिसके दमनार्थ उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन को भेजा। युद्ध काल में ही उसने अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार मिला, अतः राज्यवर्धन शीघ्र ही राजधानी लौट आया तथा थानेश्वर का राज सिंहासन ग्रहण कर लिया। प्रभाकर वर्धन के मरते ही पुष्यभूति वंश के शत्रु उठ खड़े हुए। पिता की मृत्यु के चोट से संभल भी नहीं पाया था कि उसे समाचार मिला कि मालवा के राजा देवगुप्त एवं गौड़राज शशांक ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी है तथा राज्यश्री को कारागार में डाल दिया है। ये सुनकर राज्यवर्धन ने राजधानी की रक्षा का भार अपने अनुज हर्ष को सौंपकर कन्नौज की रक्षा करने तथा शत्रु से बदला लेने के लिए अपनी सेना लेकर पूर्व की ओर प्रस्थान किया। मालवराज देवगुप्त को परास्त कर उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, किंतु जो ही वे गौड़राज शशांक के विरुद्ध बढ़ा, वे शशांक के जाल में फंस गया। शशांक ने राज्यवर्धन को अपनी कन्यार्पण कर उससे मैत्री संबंध स्थापित करने का बहाना बनाया तथा सम्मानपूर्वक अपने शिविर में आमंत्रित किया। शशांक के झूठे सम्मान और शिष्टाचार के बुलावे में आकर राज्यवर्धन ने उस पर विश्वास कर लिया। शशांक ने अपने शिविर में राज्यवर्धन को एकाकी व निशस्त्र पाकर उसकी हत्या कर दी। राज्यवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि उसने युद्ध में देवगुप्त आदि राजाओं को वश में किया, शत्रुओं का उन्मूलन किया और प्रजा का प्रिय बनकर सत्यानुरोध से शत्रु के भवन में अपना प्राण छोड़ा। इस प्रकार गौड़राज शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर देवगुप्त की पराजय का प्रतिशोध लेकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राज्यवर्धन के ममेरे भाई भांडी द्वारा संचालित वर्धन सेना को अन्य मनस्क करने के लिए शशांक ने ग्रहवर्मन की विधवा रानी राज्यश्री को कारागार से मुक्त कर दिया, जो कारागार से निकलकर विंध्याचल की ओर भाग गई। हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की दुखांत और असामयिक मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में उसका छोटा भाई हर्षवर्धन
16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की पैतृक गद्दी पर बैठा। पुष्यवृत्ति वंश के समस्त राजाओं में हर्षवर्धन के विषय में प्रचुर ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातत्व संबंधी सामग्री प्राप्त होती है, जिससे हर्षवर्धन के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। पुरातत्व संबंधी सामग्री में बांसखेड़ा ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र, सोनपत ताम्र मुद्रा, नालंदा मुद्रा, प्रस्तर मूर्तियां और एहोल मिगुटी का पुलकेशिन द्वितीय के लेख की गणना की जा सकती है। साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत बाण भट्ट का हरिश्चरित्र है। विदेशी साहित्य में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा विवरण विशेष महत्व रखता है। ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में तात्कालिक समाज और संस्कृति पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। राज्य सिंहासन ग्रहण करते समय हर्ष के समकक्ष अनेक विकट समस्याएं थी। अपने भाई की दुखांत मृत्यु से वह शोक संतप्त था। उसकी बहन राज्यश्री कन्नौज के कारागार से मुक्त होने के बाद ही कहाँ चली गई थी, उसका कोई पता नहीं था और कन्नौज के उत्तराधिकार का प्रश्न था। गोडराज शशांक कन्नौज जीतकर अब थानेश्वर पर आक्रमण करना चाहता था। यद्यपि समस्याओं का हल आसान नहीं था, किंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा और योग्यता से इन समस्याओं का हल ढूंढ लिया। सर्वप्रथम कान्यकुब्ज के उत्तराधिकार का प्रश्न हल किया था। कान्यकुब्ज में मंत्रियों ने तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया कि कान्यकुब्ज के सिंहासन पर भी हर्ष बैठे। हर्ष ने इस संबंध में अपनी अनिच्छा प्रकट की और कुछ कल्प विकल्प के पश्चात उसे कन्नौज का संरक्षक मात्र बनना स्वीकार किया। चीनी ग्रंथ फेंग कीहे से ज्ञात होता है कि हर्ष अपनी विधवा बहन के साथ मिलकर शासन करता था। वे राज्य प्रतिनिधि था और राज्यश्री के नाम से कन्नौज पर शासन करता था। कान्यकुब्ज और श्रीकंठ थानेश्वर के राज्यों में के मिल जाने से हर्ष के हाथ में बहुत बड़ी राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति आ गई थी, जिसके द्वारा उसे कान्यकुब्ज साम्राज्य का निर्माण किया। हर्ष की दिग्विजय, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद देश में राजनीतिक विशृंखलता उत्पन्न हो गई थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद तो उत्तर भारत में भी उपद्रव चालू हो गए थे और ऐसी परिस्थितियों में कोई भी महत्वाकांक्षी राजा भारत के राजनीतिक एकीकरण का निश्चय कर सकता था। भारत के प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं का अनुसरण करते हुए हर्ष ने प्रतिज्ञा की कि मैं आर्य पिता का चरण रज का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ कि यदि मैं कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी को घोड़ों से रहित न कर दूं और समस्त उद्धत भारत के पांवों की बेड़ियों से उसे पृथ्वी को प्रतिध्वनित न कर दूं, तो मैं अपने पापी शरीर को पतंगे की भांति जलती हुई अग्नि में झोंक दूंगा। इतना ही नहीं, उत्तेजित हर्ष ने दिग्विजय का भी निश्चय किया और उसने घोषणा की कि उदयाचल तक, सुमेल तक, अस्तगिरी तक, गंधमादन तक सभी राजाओं को कर देने अथवा शस्त्र ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सभी मंत्रियों ने हर्ष की इस दिग्विजय की घोषणा का अभिनंदन किया। विजय की योजना तैयार हुई और सेना का अभियान प्रारंभ हुआ। हर्ष का प्रथम कर्तव्य अपनी दुखी बहन की रक्षा तथा शशांक से कन्नौज को मुक्त कर उसे अपने जघन्य अपराध का दंड देना था। अतः अपने कर्तव्य को संपन्न करने के लिए उसने एक विशाल और शक्तिशाली सेना लेकर पूर्व की ओर प्रयाण किया। प्रथम दिन की 16 मील की यात्रा के बाद प्राग ज्योतिष आसाम के राजा भास्कर वर्मन द्वारा भेजा गया हंस बेग नामक दूत हर्ष के शिविर में ये समाचार लेकर आया कि राजा भास्कर वर्मन उससे मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था। आसाम का राजा भास्कर वर्मन गोडराज शशांक का शत्रु था, अतः शत्रु का शत्रु अपना मित्र के सिद्धांत के अनुसार हर्ष ने उससे मैत्री संधि कर ली थी। बसाक और प्रोफेसर आर.डी. बनर्जी का मत है कि ये मैत्री संधि करने के बाद हर्ष आगे बढ़ा। मार्ग में उसे सेनापति भांडी हर्ष का मेरा भाई मिला, जो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद मालवराज को पराजित कर मालवराज की संपूर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था।
भांडी ने हर्ष को सूचित किया कि राज्यश्री कारावास से मुक्त होकर विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुकी है। ये समाचार सुनकर हर्ष ने गोडराज शशांक पर चढ़ाई करने का काम भांडी को सुपुर्द कर स्वयं विंध्याचल की ओर अपनी बहन की खोज में चल पड़ा। काफी परिश्रम और बड़ी कठिनाई के बाद उसने राज्यश्री को ठीक उस समय पाया जब वे अपने जीवन से परेशान होकर अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी। तदंतर वे अपनी बहन को लेकर गंगा के समीप अपने शिविर में लौटा। सेनापति भांडी ने शशांक पर आक्रमण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष की सेना के पहुंचते ही शशांक ने अपना शौर्य व्यक्त करने की अपेक्षा गौड़ की ओर लौट जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि थानेश्वर आसाम की मैत्री से उसके राज्य के पृष्ठभाग पर आसाम का खतरा उठ खड़ा हुआ था। भांडी ने मालव सेना को परास्त कर संभवतः देवगुप्त को मारकर मालव सहायता की संभावना भी समाप्त कर दी थी। इससे शशांक ने चुपचाप लौट जाने में ही दूरदर्शिता तथा बुद्धिमत्ता समझी। शशांक को किसी प्रकार की क्षति नहीं उठानी पड़ी। पूर्व के इन दूरस्थ प्रदेशों पर हर्ष का अधिकार नहीं हो सका, क्योंकि गंजाम अभिलेख से ज्ञात होता है कि 619 ईस्वी में शशांक जीवित था तथा गंजाम के ऊपर उसका आधिपत्य था, किंतु हर्ष 634 ईस्वी तक दक्षिणापथ पर आक्रमण के समय तक बराबर युद्ध करता रहा। इन युद्धों के फलस्वरूप हर्ष ने कश्मीर से आसाम तथा नेपाल से नर्मदा और महेंद्र पर्वत यानी उड़ीसा तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हर्ष के अभिलेखों व बाण के हर्ष चरित्र में गौड़, उत्कल, मिथिला, सिंध, नेपाल, सौराष्ट्र आदि पर हर्ष की विजय के उल्लेख प्राप्त होते हैं। वल्लभी नरेश सौराष्ट्र में वल्लभी का राजा धुरूसेन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। धुरूसेन द्वितीय को हर्ष के आक्रमण का शिकार होना पड़ा। गुर्जर नरेश दत्त के नौसारी दानपत्र में उल्लेख मिलता है कि श्री हर्ष देव ने देव द्वारा पराजित वल्लभी नरेश का परितारण करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्री दत्त के ऊपर निरंतर झूलता था। इससे ज्ञात होता है कि हर्ष ने वल्लभी नरेश धुरूसेन द्वितीय को पराजित किया और वल्लभी नरेश को गुर्जर नरेश दत्त के कारण यहाँ शरण लेनी पड़ी। किंतु प्रश्न उत्पन्न होता है कि गुर्जर नरेश जैसा छोटा राजा वल्लभी नरेश को हर्ष के विरुद्ध शरण का साहस कैसे कर सका। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इस समय वल्लभी नरेश की सहायता देने के लिए प्रभाकर वर्धन के शत्रु लाट, मालवा, गुर्जर आदि संयुक्त हो गए थे। संभवतः हर्ष ने वल्लभी नरेश को भी शक्तिशाली पाया। अतः थानेश्वर के विरुद्ध इस संयुक्त मोर्चे को भंग करने के लिए हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से कर दिया था। यहाँ हर्ष ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया। हर्ष और वल्लभी नरेश के बीच ये युद्ध संभवतः 634 ईस्वी के पूर्व कभी हुआ था, क्योंकि उस वर्ष के ही ऐहोल मेघुटी अभिलेख में इस घटना का वर्णन मिलता है। डॉक्टर स्मिथ के ने अनुमानतः यह तिथि 633 ईस्वी बताई है, जिसका डॉक्टर मजुमदार ने भी समर्थन किया है। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष की बढ़ती हुई शक्ति के कारण उसके और दक्षिण के चालुक्य वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच पहले ही तनातनी आरंभ हो गई थी। हर्ष और वल्लभी नरेश के बीच हुए युद्ध से पुलकेशिन द्वितीय, जो अपने को संपूर्ण दक्षिणापथ का स्वामी समझता था, उदासीन रहा होगा। अतः दोनों नृपतियों में शक्ति संतुलन अनिवार्य था। चीनी यात्री हवनसांग के अनुसार बड़ी तैयारी के साथ हर्ष ने महाराष्ट्र कर्नाटक के राजा पुलकेशिन पर चढ़ाई की, किंतु वह उसे नहीं जीत सका। हवनसांग के इस विवरण से ज्ञात होता है कि यद्यपि हर्ष ने अनेक देश जीते थे, तथापि वह पुलकेशिन को नहीं जीत सका। पुलकेशिन के उत्कीर्ण लेख से भी इसकी पुष्टि होती है। पुलकेशिन के लेख में कहा गया है कि जिसके चरण कमलों पर अपरिचित समृद्धि से युक्त सामंतों की सेना नतमस्तक होती थी, उस हर्ष का हर्ष आनंद युद्ध में मारे हुए हाथियों के विभत्स दृश्य को देखकर विचलित हो गया। पुलकेशिन के इस लेख से यह ध्वनि नहीं
ध्वनित नहीं होता है कि पुलकेशिन ने हर्ष को पराजित कर दिया था, किंतु पुलकेशिन के उत्तराधिकारियों ने इस घटना को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। बताया गया है कि सैकड़ों युद्धों में भाग लेने वाले शत्रु राजा को पराजित कर पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। वह युद्ध कहाँ हुआ था इसके बारे में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार यह युद्ध नर्मदा के किनारे हुआ था और इसके बाद पुष्यभूति और चालुक्य साम्राज्य के बीच नर्मदा स्थिर रूप से सीमा बन गई थी, किंतु मजूमदार ने इसका खंडन किया है। संभवतः वल्लभी नरेश से युद्ध होने के 1-2 वर्ष बाद यह युद्ध हुआ था। सिंध और वल्लभी के बाद में सिंध। बाण के हर्ष चरित्र में हर्ष तथा सिंधु और हिमालय विजय का भी वर्णन पाया जाता है, किंतु हर्ष चरित्र में लेखक ने अलंकारिक प्रशस्ति घोषणाएं अधिक की है। अतः हर्ष चरित्र के अतिरंजित वाक्यों को बड़ी सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। ऊपर बताया जा चुका है कि हर्ष का दक्षिणी अभियान, जिसमें उसे पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष करना पड़ा, असफल रहा। हर्ष चरित्र में उसकी असफलता का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। सिंध प्रभाकर वर्धन का शत्रु था, अतः हर्ष से उसका संघर्ष तो हो सकता था, किंतु हर्ष चरित्र के अतिरिक्त किसी अन्य साक्ष्य से ये पुष्ट नहीं होता है कि हर्ष ने सिंध विजय किया था। इसके विपरीत ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि जब वह सिंध पहुंचा उस समय सिंध का एक सशक्त स्वतंत्र राज्य था। अतः ह्वेनसांग के इस कथन से ज्ञात होता है कि कम से कम ह्वेनसांग के यात्रा काल में तो सिंध हर्ष के अधीन नहीं था। हर्ष चरित्र में कहा गया है कि सिंधु राज को मत कर उसकी संपत्ति स्वायत्त कर ली। इससे ध्वनित होता है कि हर्ष सिंधु राज के विरुद्ध न केवल विजयी हुआ वरन अपने शत्रु से युद्ध कर भी वसूल किया। संभवतः हर्ष ने ह्वेनसांग के जाने के बाद अर्थात 645 ईस्वी के पश्चात ही सिंध की विजय की। पूर्वी अभियान। हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि 643 ईस्वी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग कामरूप नरेश भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप गया, तब उस समय तक हर्ष ने कोगद और उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया था। इससे ज्ञात होता है कि स्थिति से पूर्व इन प्रदेशों पर हर्ष के 1-2 आक्रमण हो चुके थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग को मगध से होकर 637-38 ईस्वी में यात्रा करते समय ज्ञात हुआ कि हाल ही में शशांक ने गया के बोधि वृक्ष को काट दिया था और उसके शीघ्र बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब मगध के राजा पूर्णवर्धन को बुलाया, जो उस अशोक राज का अंतिम वंशज था, जिसने 1000 गायों के दूध से उस वृक्ष की जड़ों को सींचकर उसे पुनर्जीवित कर दिया था। ह्वेनसांग के इस कथन से ज्ञात होता है कि 637 ईस्वी के अधिक से अधिक 10 वर्ष पूर्व तक शशांक जीवित था। वो जब तक शशांक जीवित रहा, हर्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। एक अन्य चीनी लेखक मतवानिल के लेख से ज्ञात होता है कि शिलादित्य हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध सम्राट का विरुद्ध धारण किया था। अतः शशांक की मृत्यु के बाद ही संभवतः हर्ष ने मगध को अपने अधीन किया होगा। वहां से उसने कोगद तक छापा मारा था। संभवतः उसने पश्चिमी बंगाल को भी विजित किया। मजूमदार के अनुसार सारी घटनाएं 636 ईस्वी के बाद हुई थी। हर्ष और शशांक के बीच कभी मुठभेड़ हुई या नहीं, ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। मंजूसरी मूल क्लब के अनुसार हर्ष पूर्वी भारत की ओर बढ़ा और पुंड्र नगर में जा पहुंचा। दुष्टकर्मा सोम पराजित हुआ और उसे अपने राज्य के भीतर बंद रहने के लिए विवश किया गया। यदि हम ये मान लें कि हर्ष ने शशांक को अपने राज्य में बंद रहने को विवश किया, तो इससे शशांक ने राज्य पर हर्ष का अधिकार
ध्वनित नहीं होता। मंजूश्री मूल कल्प के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शशांक पर हर्ष के प्रारंभिक अभियान असफल रहे थे। हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि भास्कर वर्मन बंगाल पर कुछ समय तक राज्य कर चुका था। संभव है हर्ष के पूर्वी विजयों में भास्कर वर्मन ने पर्याप्त जानकारी दी थी और इसी के फलस्वरूप उक्त भूभाग उसे हर्ष द्वारा दिया गया था। हर्ष का साम्राज्य विस्तार। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि वह हर्ष पूर्व की तरफ बढ़ा। उसने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसका आधिपत्य स्वीकार कर दिया था और लगातार युद्ध करता रहा, जब तक कि 6 वर्ष के भीतर उसने 5 गोडों पंच भारत को अपने अधीन नहीं कर लिया। पंच भारत में 5 मंडल थे: सारस्वत मंडल कश्मीर पंजाब, गौड़ दिल्ली के आसपास का प्रदेश, कान्यकुब्ज संपूर्ण उत्तर प्रदेश, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा बिहार का अधिकांश भाग, मैथिल पूर्वोत्तर बिहार बंगाल और आसाम, और उत्कल बिहार का दक्षिणी छोर उड़ीसा कलिंग। इसमें ह्वेनसांग ने जो 6 वर्ष की अवधि दी है वह तो गलत प्रतीत होती है, किंतु संदेह नहीं कि हर्ष अधिकांश उत्तर भारत का अधिपति बन गया था। इस प्रसंग में बाण के हर्ष चरित में हर्ष को सकलो उत्तरपतनाथ के विरुद्ध से विभूषित किया गया है, जो विशेष महत्व का है। इस विरुद्ध से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर्ष संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति था, किंतु इस अनुमान को पूर्णतः सत्य मान लेना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ह्वेनसांग के यात्रा वर्णन में हमें उत्तर भारत में ऐसे स्वतंत्र प्रांतों का उल्लेख मिलता है कि जहां हर्ष का सिक्का नहीं चलता था। इससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण उत्तरी भारत पर हर्ष का आधिपत्य नहीं था, किंतु उसका साम्राज्य पर्याप्त विशाल था। हर्ष के अनेक अभिलेखों के आधार पर हम उसके साम्राज्य विस्तार का अनुमान लगा सकते हैं। बांसखेड़ा व मधुबन ताम्रपत्र लेख से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती तथा आई छत्र यानी कि रामनगर व बरेली जिला हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित थे। हुइली द्वारा ह्वेनसांग के जीवन चरित्र से संबंधित पुस्तक से ज्ञात होता है कि हर्ष के साम्राज्य में उड़ीसा भी सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त बंगाल में कंजल नामक स्थान पर परिषद सभा से ज्ञात होता है कि बंगाल पर भी हर्ष का आधिपत्य था। उसके साम्राज्य पैतृक राज्य, भोग राज्य, अधीन राज्य और अधीन मित्र राज्य सभी सम्मिलित थे। अतः हर्ष के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर कुमायूं और गढ़वाल के पहाड़ी प्रदेश, दक्षिण में नर्मदा और महेंद्र पर्वत यानी उड़ीसा तक, और पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में आसाम तक था। उसके साम्राज्य में थानेश्वर और कान्यकुब्ज भी थे, जो उसके गृह राज्य थे। इसमें नेपाल और कश्मीर पर उसका अधिकार संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि राजतरंगिणी से इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कुमायूं और गढ़वाल के पहाड़ी प्रदेश भी हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित थे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि हर्ष निश्चित रूप से उत्तर भारत के एक सीमित क्षेत्र का शासक था। दक्षिणापथ के संबंध में इस बात की भी संभावना लगती है कि पुलकेशिन द्वितीय के बाद हर्ष ने पुनः दक्षिणापथ पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया हो। ह्वेनसांग ने लिखा है कि हर्ष ने पश्चिम और पूर्व के दोस्त राजाओं को जीता। उसका अधिकार सुदूर देशों पर भी था। वे भारत का अधिपति था और उसका यश सुदूर देशों तक पहुंचा था। इस प्रकार हमने हर्ष के प्रारंभिक जीवन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम हर्ष के शासन प्रबंध के विषय में और फिर उसके बाद हर्ष का चरित्र मूल्यांकन के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।